Hello बच्चों, I am Monis Misra. Today we are discuss about an important chapter of human physiology, excretion and their elimination. दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बड़े ही बेहतरीन तरीके से एक चैप्टर को लेंगे और ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है, कॉन्सेप्ट से भरा हुआ चैप्टर है बच्चों। यहाँ से क्वेश्चंस नीट में कई बार आए हुए भी हैं और आने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में ठीक ठाक चैप्टर है बेटा, कॉन्सेप्ट से भरा है। अभी इसमें अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे, मिक्चुरेशन, यूरिन फॉर्मेशन, काउंटर करंट मैकेनिज्म्स, ह्यूमन बॉडी जो है ह्यूमन बॉडी एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना है। लेकिन बच्चों इस चैप्टर का इस लेक्चर में, आज वाले लेक्चर में हम लोग बेसिक लेंगे, इसका बेसिक क्लियर करेंगे। जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि कभी कभी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट आज हम लोग एक ही क्लास में सारे कॉन्सेप्ट्स को लेने वाले हैं। कोई भी टॉपिक यहाँ से छोड़ेंगे नहीं, सारे टॉपिक को कवर करेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में यहाँ से जो भी आएगा वो छूटेगा नहीं। आप कहीं से भी क्वेश्चन उठाएंगे, आपको सारे क्वेश्चन लगेंगे। टू द एनसीईआरटी बात करेंगे, एनसीईआरटी के बाहर जाएंगे नहीं और एनसीईआरटी को छोड़ेंगे नहीं, एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट नहीं छोड़ने वाले हैं। तो बच्चों ज़्यादा बातें ना करते हुए हम चैप्टर की तरफ चलेंगे। आज का हमारा चैप्टर है एक्सक्रीशन। क्या चैप्टर है? चैप्टर है हमारा एक्सक्रीशन। चलते हैं बेटा, चैप्टर है हमारा आज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन तो जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो सबसे पहले इसमें पहली बात ही आती है भाई कि एक्सक्रीशन क्या है। क्या है एक्सक्रीशन? पहली बात ही आती है कि एक्सक्रीशन क्या है। हम आपको बताएं कि जब हम इसे पढ़ते हैं तो पहली बात ही इसमें आती है कि व्हाट इज एक्सक्रीशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन पहला क्वेश्चन सबसे पहले यही राइज होता है भाई कि जब इस चैप्टर में जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि चैप्टर में है क्या? एक्सक्रीशन एंड देयर एलिमिनेशन। चैप्टर का पूरा नाम है एक्सक्रीशन एंड देयर एलिमिनेशन। तो पहला टर्म क्या आया? एक्सक्रीशन। अब पहला ही क्वेश्चन यही से बनता है कि एक्सक्रीशन क्या है। हालांकि ये डिफिनीशन कभी आएगी नहीं, लेकिन समझना है चैप्टर को तो समझना पड़ेगा। तो हम जानेंगे कि एक्सक्रीशन क्या है। एक्सक्रीशन कुछ नहीं है बेटा, आप जानते होंगे, सिंपली आपके बॉडी में कुछ प्रोसेसेस होती हैं। जैसे कि जब हम कुछ खाते हैं तो क्या है, वो जो हम खाते हैं वो छोटे छोटे फॉर्म में टूटता है, मेटाबोलाइज होता है। सिंपली आप जानते होंगे। इससे बेसिक तो कुछ हो नहीं सकता है, बहुत बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक से एकदम टॉप बॉटम टू टॉप, मतलब एकदम टॉप टू बॉटम कुछ भी बचना नहीं है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से। समझिएगा, अगर आप 9th के बच्चे हैं तो भी आपको समझ में आएगा, आप नीट के रिपीटर बैच में है तो भी आपके काम का है लेक्चर। मैं बता रहा हूँ कि एक्सक्रीशन में अगर हम बात करेंगे, एक्सक्रीशन क्या है, तो हम लोग जो भी खाते हैं, जो भी हम लोग फूड मटेरियल्स या जो भी सब्सटेंस हम खाते हैं, वो सब्सटेंस क्या है बेटा? जो हम खाते हैं वो मेटाबोलाइट होता है, अपनी बॉडी में टूटता है ना। वो अपनी बॉडी में टूटता है और टूटने के बाद अपने लोग को एनर्जी देता है, लेकिन कुछ वेस्ट सब्सटेंस अपनी बॉडी में रह जाता है। वो वेस्ट सब्सटेंस बॉडी से एलिमिनेट कर देना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। तो आप कह सकते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी से, या एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, आप दोनों बात कह सकते हो। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी, पहली बात यह है कि एक्सक्रीशन क्या है, तो हम सिंपली कहेंगे कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, अपने बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना, वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी कॉल्ड एक्सक्रीशन। बॉडी से अगर हम वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। द प्रोडक्ट विच इलिमिनेटेड विच आर एक्सक्रीट आउट थ्रू बॉडी से जो प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहते हैं। तो ठीक है, जो हम रिमूव करेंगे उसको हम बोलेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और जो प्रोसेस हो रही है उसे हम एक्सक्रीशन बोलेंगे। अब बच्चों इस पूरी प्रोसेस में अपनी बॉडी से दो चीज़ें एलिमिनेट की जाती हैं। क्या एलिमिनेट करती है बॉडी? दो चीज़ें एलिमिनेट करती हैं। नंबर एक अगर बात करें हम तो जैसे तो इसमें बच्चों पहली सबसे बड़ी बात यह है कि बॉडी या तो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट होता है, दो चीज़ें एक्सक्रीट होती हैं। एक को बोलते हैं हम मेटाबॉलिक वेस्ट, बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा मेटाबॉलिक वेस्ट, या तो मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सक्रीट आउट होगा या फिर एक्सक्रीट आउट होगा नाइट्रोजिनस वेस्ट। दूसरा क्या बच्चों? नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा। समझिएगा,
मेटाबॉलिक वेस्ट अपनी बॉडी से क्या क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट किसे कहते हैं? तो बच्चों अपनी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, आपको सिंपली पता है मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में दो छोटी छोटी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है, या तो एनाबॉलिज्म होगा या तो कैटाबॉलिज्म होगा। जब कोई दो प्रोडक्ट मिल करके एक कंपाउंड बना रहे हैं, मतलब कोई दो कंपाउंड मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म की एनाबॉलिक प्रोसेस। जब कुछ ब्रेक हो रहा होगा, जब कुछ टूट रहा होगा, कोई भी कंपाउंड टूट रहा होगा, तो टूटने के बाद ब्रेकडाउन जब हो रहा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिक प्रोसेस। मैं आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाते समय बताया था एनाबॉलिक प्रोसेस, रेस्पिरेशन पढ़ाते समय कैटाबॉलिज्म के बारे में मैंने आपकी बात की थी। तो ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट अपनी बॉडी में क्या क्या है, तो बच्चों आपको पता है कि अपनी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव किए जाते हैं कुछ, और कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज किए जाते हैं। अगर हम बात करें कि मेटाबॉलिक वेस्ट अपनी बॉडी से कैसे रिलीज होते हैं और किस फॉर्म में रिलीज होते हैं, तो बच्चों ये अपनी बॉडी में वैसे तो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो किसका होता है, पहला क्वेश्चन ये। तो अपनी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो होता है एनर्जी का। किसका होगा? आपको पता है भाई C6H12O6 ये अपना क्या है? ये ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। तो सिंपली अपनी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो ग्लूकोज का हो रहा है। अब ये ग्लूकोज कैसे ब्रेक होगा? तो आपको पता है बेटा, ये ग्लूकोज ही जो हम लोग खा रहे हैं, एनर्जी के फॉर्म में ले रहे हैं, यही एनर्जी है ग्लूकोज। अब ये एनर्जी टूटेगी, टूट करके हमको जीवन जीने के लिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए पावर देगी, और कुछ चीज़ें ऐसी भी रहेंगी जो बॉडी इलिमिनेट करेगी। ठीक है ना? क्योंकि हमें एक्सक्रीशन पढ़ना है तो हम इलिमिनेशन वाली प्रोसेस में चलेंगे। तो ये अपनी पास जो एनर्जी है बच्चों, ये दो तरह से टूटती है। कितने तरह से टूटेगी? दो तरह से टूटेगी। इसका ब्रेकडाउन या तो एरोबिकली होगा, समझिएगा, या तो ये एरोबिकली वे में टूटेगी, एरोबिक वे में टूटेगी, और या फिर एनारोबिक वे में टूटेगी। या फिर कैसे टूटेगी? एनारोबिक वे में टूटेगी। एनर्जी या तो एरोबिक वे में टूटेगी या तो एनारोबिक वे में टूटेगी। आप कहेंगे सर जी एरोबिक क्या है, एनारोबिक क्या है? बाबू O2 की प्रेजेंस में जब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होगा उसे एरोबिकली आप कहेंगे ब्रेकडाउन हो रहा है, मेटाबोलाइजेशन हो रहा है, और O2 की एब्सेंस में होगा तो उसे एनारोबिक कंडीशन। ये बेसिक बात है, आप जानते ही होंगे इसको। तो यहाँ पर अगर हम लिख दें कि O2 की एब्सेंस में, समझेंगे, O2 की अगर एब्सेंस में यहाँ पे कोई काम हो रहा है, समझिएगा बच्चों, O2 की एब्सेंस में अगर हो रहा है तो हम इसको कहेंगे, यहाँ पर O2 की एब्सेंस में अगर हम ले कि भाई यहाँ पर एरोबिक में क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ O2, अगर O2 की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो रहा है किसका? ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, उसे एरोबिक बोलेंगे। एनारोबिक अब्सेंस ऑफ O2 हम यहाँ पर लिख देते हैं अब्सेंस ऑफ O2, समझेंगे, अब्सेंस ऑफ O2। अगर यहाँ पर हम अगर हम लोग अब्सेंस ऑफ O2 यहाँ पर लिखेंगे, इन अब्सेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की अब्सेंस में अगर ब्रेकडाउन होगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एनारोबिक कंडीशन। बच्चों एरोबिकली अगर ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का तो क्या एक्सक्रीट आउट, क्या निकलेगा, क्या एनर्जी में क्या क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट निकलेगा? मतलब तो आपको पता है भाई, अगर एक्सक्रीट आउट हो रहा है, अगर एरोबिक रिस्पायरेशन में O2 की प्रेजेंस में ये टूटेगा तो मिलेगा क्या? आपको सिंपली मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, प्लस क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी आप गेन कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का एलिमिनेशन हो जाएगा। एनारोबिक कंडीशन में अगर आपसे बात किया जाए, जब एनारोबिक अब्सेंस ऑफ O2 रहेगा तो उस समय क्या एक्सक्रीट आउट होगा? तो यहाँ पर आपको मिलेगा लैक्टिक एसिड। क्या मिलेगा? लैक्टिक एसिड मिलेगा, और साथ साथ में मिलेगा क्या? एनर्जी। क्या मिलेगी? एनर्जी भी मिलेगी। तो ये हो गई एनर्जी और लैक्टिक एसिड, ये दोनों एनारोबिक कंडीशन में होगा। ये हो गए मेटाबॉलिक वेस्ट। अगर आपसे पूछा जाए भाई क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, लैक्टिक एसिड, ये सभी क्या है? मेटाबॉलिक वेस्ट है। नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करेंगे कि नाइट्रोजनस वेस्ट में अपने आप को क्या क्या पढ़ना है। बच्चों आपको पता है
आपको पता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट, जब बॉडी कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट को भी एक्सक्रीट करती है, वो कौन कौन से हैं नाइट्रोजनस वेस्ट? तो सिंपली नाइट्रोजनस वेस्ट में अपना अमोनिया इज एन नाइट्रोजनस वेस्ट। दूसरा कौन सा वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है? तो आपका सिंपली यूरिया और बेटा यूरिक एसिड, ये सभी क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस है। यूरिया, अमोनिया एंड यूरिक एसिड, ये सभी नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस है। बॉडी अपनी इन चीज़ों को एक्सक्रीट आउट करती है, मतलब लिविंग बीइंग जो भी है उन सबकी बॉडी इन कुछ सब्सटेंस को रिलीज करती है और इसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। जो एक्सक्रीट आउट बाहर भेजा जाता है, इलिमिनेट किया जाता है, उसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहते हैं। यह एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दो टाइप का होता है, एक को नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं, दूसरे को मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट एनर्जी के कैटाबॉलिज्म के फलस्वरूप बनता है, जबकि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो आपके नाइट्रोजनस वेस्ट पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन इनके टाइप अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड के फॉर्म में है। कैसे एलिमिनेट किए जाते हैं इस पे बात करेंगे। फिर से सुन लीजिएगा, फिर से समझ लीजिएगा, कुछ टफ है नहीं। एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ बॉडी वेस्ट फ्रॉम बॉडी। अगर बॉडी से हम बॉडी वेस्ट को बाहर निकालते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एलिमिनेशन, एक्सक्रीशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। It is of all individuals release from their body two types of wastes. बॉडी से दो टाइप ऑफ वेस्ट, दैट इज मेटाबॉलिक वेस्ट एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट इज excrete out. Metabolic waste is excrete out aerobically and anaerobically, breakdown of after glucose molecule, while as nitrogenous waste named as ammonia, urea and uric acid. सिंपली ये सब बातें हो गई बच्चों। इसके बाद अगर हम बात करें कि अमोनिया, जैसे कि अगर बात करें कि अमोनिया ये कहाँ पर पाई जाएगी, यूरिया किस इंडिविजुअल में होगी, यूरिक एसिड क्या होगी, इनका नेचर क्या होगा, इस पे फिर हम आगे की बात करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे अमोनिया की बात। हम पहले लेते हैं अमोनिया। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं अमोनिया की, तो ये जो अमोनिया है, अगर बात की जाए कि अमोनिया किस इंडिविजुअल का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, किस इंडिविजुअल में अमोनिया का एक्सक्रीशन देखने को मिलता है, सिंपली उस पर भी बात करेंगे बड़ा डिटेल में। लेकिन आपको मैं बताऊं कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो सारे जीवों में अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में भी अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। जैसे आपको बताएं कहाँ पर होता है, कैसे होता है, तो मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूँ। बच्चों समझो, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहा है प्रोटीन, क्या लेता है? प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन क्या होती है, उसके इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये इन इंटेस्टाइन, अगर इंटेस्टाइन में जाएगी, यहाँ मैं लिखता हूँ इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये प्रोटीन जो है वहाँ पर ब्रेक्ड आउट होती है इनटू अमीनो एसिड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? अमीनो एसिड के फॉर्म में। ऐसे कार्बन, एल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन, COOH एंड NH2, ये यहाँ पर इस फॉर्म में अमीनो एसिड के फॉर्म में बनती है। आप कहेंगे कि प्रोटीन को अपटेक, किसी ने प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में खाई तो वहाँ से इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये प्रोटीन जो है वो ब्रेक हुई किस फॉर्म में? अमीनो एसिड्स के फॉर्म में। यहाँ लिख देता हूँ अमीनो एसिड्स, ये अमीनो एसिड्स के फॉर्म में ब्रेक्ड हुई। अब बच्चों अमीनो एसिड्स के फॉर्म में ब्रेकडाउन होने के बाद समझेंगे फिर क्या होता है। अगले स्टेप में यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये जो अमीनो एसिड है, इसमें से ये अमीनो एसिड जब एंट्री करता है किधर की तरफ, तो आप कहेंगे लीवर की तरफ। ये एंट्री करेगा लीवर की तरफ, और लीवर में जैसे ही एंट्री करेगा, लीवर में ये NH2 का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इन लीवर NH2 मॉलिक्यूल इज
इलिमिनेटेड। लीवर में ये NH2 मॉलिक्यूल इलिमिनेट होगा और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डीएमिनेशन। क्या बोलेंगे बेटा? डीएमिनेशन। ड्यू टू डीएमिनेशन रिमूवल ऑफ अमोनिया टेक्स प्लेस। डीएमिनेशन के कारण अमोनिया का रिमूवल हो जाता है, अमोनिया बाहर निकल जाता है। और लेकिन ये अमोनिया इतने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं निकलता। यही बात मैंने बताया था कि अमोनिया अपनी बॉडी में भी बनता है, लेकिन मैमल्स ने एक एडॉप्टेशन शो किया क्योंकि अमोनिया टॉक्सिक था, अमोनिया जहरीला था। अमोनिया को इलिमिनेट करने के लिए ढेर सारे पानी की नीड थी। क्योंकि ये रेडिली सॉल्युबल है अपनी बॉडी में, इसलिए इसे निकालने के लिए टेरेस्ट्रियल इंडिविजुअल लाइक दैट मैमल्स के पास कोई व्यवस्था नहीं थी। तो मैमल्स ने एक एडॉप्टेशन शो किया, अपने लीवर में एक साइकिल चलाई, एक फंक्शन चलाई, जिससे अमोनिया को कन्वर्ट किया गया यूरिया के फॉर्म में, और ह्यूमन बॉडी यूरिया को इजी वे में इलिमिनेट कर सकती है क्योंकि यूरिया के इलिमिनेशन में किडनी का पार्टिसिपेशन होता है। समझो बच्चों, मैं फिर बता रहा हूं, प्रोटीन अपटेक इंटेक किया, इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हुआ अमीनो एसिड के फॉर्म में, और ये अमीनो एसिड्स जब लीवर में एंट्री करता है तो वहाँ NH2 का डीएमाइनेशन होता है, NH2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। जब ये NH2 का मॉलिक्यूल बाहर निकलता कैसे है, इसी एडॉप्टेशन वाली प्रोसेस को आपको जानना है। तो यहाँ बताएंगे डीएमाइनेशन, जो ये डीएमाइनेशन हुआ टेक्स प्लेस बाई किससे हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑर्निथीन साइकिल। एक साइकिल चलती है जिसका नाम है ऑर्निथीन साइकिल, साइकिल OR। इस साइकिल का ही नाम है क्रेब्स हैंसलेट साइकिल, क्रेब्स हैंसलेट साइकिल। तो हमें यह समझ में आता है कि ऑर्निथीन साइकिल OR क्रेब्स हैंसलेट साइकिल की हेल्प से, ऑर्निथीन साइकिल OR क्रेब्स हैंसलेट साइकिल की हेल्प से, समझेंगे, क्रेब्स हैंसलेट साइकिल की हेल्प से यहाँ पर क्या होगा, जो ये लीवर में डीएमिनेशन होने के बाद जो यहाँ का अमोनिया था ये सीधा रिटर्न बैक हो जाएगा और ये बनाएगा क्या, अब ये यूरिया के फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट किया जाएगा। किसके फॉर्म में, तो यहाँ हम लिख लेते हैं इट कन्वर्टेड इनटू यूरिया एंड एक्सक्रीट आउट फ्रॉम बॉडी। आपको एक बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। प्रोटीन को कोई मैमल ने खाया, इंटेस्टाइन में जाने के बाद अमीनो एसिड के फॉर्म में ये प्रोटीन कन्वर्ट हुआ, और अमीनो एसिड के कन्वर्जन के बाद लीवर में डीएमिनेशन की प्रोसेस हुई, और ये प्रोसेस में इन्वॉल्व हुई एक साइकिल जिसका नाम है ऑर्निथीन साइकिल या क्रेब्स हैंसलेट साइकिल। और इस क्रेब्स हैंसलेट साइकिल से लीवर में ही डीएमिनेशन की प्रोसेस के बाद यूरिया का फॉर्मेशन हुआ। आप कह सकते हैं सिंपली कह सकते हैं इन मैमल्स अमोनिया इज इजली डज नॉट एक्सक्रीट आउट, इजली नहीं हो पाता। सो मैमल्स ऑपरेट एन साइकिल इन देयर लीवर टू कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया कॉल्ड क्रेब्स हैंसलेट साइकिल OR ऑर्निथीन साइकिल। आप समझ गए होंगे इस पूरी बात को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के लिए, ऑर्निथीन साइकिल या क्रेब्स हैंसलेट साइकिल कहां पर ऑपरेट होती है आपको पता हो गया। इट इज ऑपरेट इन लीवर ऑफ मैमल्स टू कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया। ठीक है ना, ये बात आपको कवर हो गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बच्चों हम लेंगे नाइट्रोजनस बेस्ड वाली लाइन जो हम पढ़ रहे थे अमोनिया में। अब इसी अमोनिया को हम थोड़ा सा डिटेल लेंगे। अमोनिया से बनने वाले डिटेल्ड क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। आपको पता है कि अमोनिया मैंने अभी बताया कि अमोनिया को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के लिए अमोनिया का नेचर मैं बता रहा हूँ। अमोनिया को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के लिए क्या होगा, ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है। पहला, सारे पॉइंट यहाँ नोट कर लेते हैं हम लोग, पॉइंट वाइज सारे पॉइंट वाइज नोट करते हैं, हर टॉपिक्स को हर पॉइंट को लेंगे। देखो यहाँ पर हम लेंगे फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि अमोनिया इज एन मोर टॉक्सिक। पहली बात तो ये है कि अमोनिया जो है बेटा ये टॉक्सिक नेचर का है।
अमोनिया इज एन मोर टॉक्सिक इन नेचर। कैसा है? मोर टॉक्सिक नेचर का है। फर्स्ट बात, अमोनिया इज एन मोर टॉक्सिक नेचर। दूसरी बात, अगर हम अमोनिया को लेकर करते हैं तो इट इज रेडिली सॉल्युबल इन, रेडिली सॉल्युबल, एनसीईआरटी लिखती है रेडिली सॉल्युबल मतलब हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है। अगली बात अगर करें हम तो रिक्वायर्ड excess amount of water to its removal। हम बात करेंगे कि अमोनिया को अगर बॉडी से बाहर निकालना है तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। रिक्वायर्ड एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर टू इट्स रिमूवल, इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लेते हैं तो अमोनिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए किडनी कोई भी रोल प्ले नहीं करती, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो किडनी डज नॉट प्ले एनी रोल, यहां पे किडनी डज नॉट प्ले any role to elimination of अमोनिया। अमोनिया को बॉडी से इलिमिनेट करने के लिए किडनी कोई भी रोल प्ले नहीं करती, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये सब जानते रहिएगा। अब ये होगी अमोनिया की बात कि अमोनिया मोर टॉक्सिक नेचर का है, बॉडी में हाईली सॉल्युबल है, इसलिए इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट है पानी की, ठीक है ना। एक्सेस से लिखा दिया, किडनी कोई भी रोल अमोनिया को एक्सेस अमाउंट में मतलब अमोनिया को बाहर निकालने के लिए नहीं प्ले करती। अगर मैमल की बॉडी में देखेंगे तो यह यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है और बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है। बात करेंगे किसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तो मेनली अमोनिया उन जीवों का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो वाटर लिविंग है, जो हाइड्रो बॉडीज में पाए जाते हैं, जो पानी में पाए जाते हैं, उनका ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो पानी में ही रहते हैं और पानी में वो अपने पानी में उनके पास पानी की कमी तो है नहीं, तो जब पानी ज़्यादा है तो अमोनिया को इजिली बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये होगी अमोनिया की बात। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे अमोनिया के बाद यूरिया। क्या लेंगे? यूरिया। बच्चों समझो, इसके बाद हमारा टॉपिक है यूरिया। यूरिया लेते हैं हम, यूरिया। अगर हम बात करें यूरिया की तो यूरिया क्या है? बस सिंपली कुछ नहीं, यूरिया भी ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हमको नोट करने हैं। यूरिया के बारे में अगर हम कुछ पॉइंट नोट करते हैं तो पहला पॉइंट हमारा ये होना चाहिए कि यूरिया बच्चों लेस टॉक्सिक है, लेस सॉल्युबल इन बॉडी है, लेस टॉक्सिक नेचर का है, कम टॉक्सिक है। दूसरा पॉइंट, लेस सॉल्युबल इन बॉडी, कम सॉल्युबल है बॉडी में, क्योंकि ये लेस टॉक्सिक है, लेस सॉल्युबल है, और लेस रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर टू इट्स रिमूवल, लेस रिक्वायर्ड H2O टू इट्स रिमूवल, इसको रिमूव करने के लिए कम पानी की ज़रूरत भी होती है, टू इट्स रिमूवल। इसके बाद अगर बात कर लें हम तो यूरिया अपनी बॉडी में ब्लड में भी पाई जाती है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि इट इज स्टोरेबल, ये स्टोरेबल भी है, स्टोरेबल इन स्मॉल अमाउंट इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में, इन आवर बॉडी। तो आप कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में यूरिया जो है वो स्टोरेबल भी है। हाँ भैया, ये अपनी बॉडी में स्टोर भी की जा सकती है। कितने अमाउंट में स्टोर की जा सकती है? दैट इज
यहाँ पर IE, मैंने आपको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ाते टाइम बताया था कि अपनी बॉडी में लगभग 20 to 40 mg पर 100 ml ब्लड यूरिया होती है। तो IE 20 to 40 mg पर 100 ml ब्लड, पर 100 ml ब्लड लगभग 20 to 40 mg पर 100 ml ब्लड में यूरिया पाई जाती है। लेकिन इसकी मिडिल वैल्यू जो है वो 30 mg के आसपास आती है। मैंने ये भी आपको उस वाले चैप्टर में करवा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट अगर ले लें हम लोग यहाँ पे, तो अपना नेक्स्ट पॉइंट ये होना चाहिए कि इसका काम फिर क्या है, करता क्या है यूरिया। तो ये पाया कहाँ कहाँ जाता है, तो यूरिया इज फाउंड इन आवर, ये अपनी दो जगह पर बॉडी में पाया जाएगा। एक तो ब्लड में पाया जाएगा और दूसरा कहाँ पर पाया जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ किडनी, किडनी के मैट्रिक्स में भी पाया जाएगा। समझिएगा, एक तो ब्लड में पाई जाएगी यूरिया अपनी बॉडी में और दूसरी किडनी के मैट्रिक्स में पाई जाएगी। बच्चों ब्लड में क्या करेगी और किडनी ऑफ मैट्रिक्स में क्या करेगी, तो आप सिंपली इट हेल्प इन ऑस्मोलरिटी। अगर ब्लड में बात करें तो इट हेल्प इन ऑस्मोलरिटी, ये ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने में, हेल्प इन मेंटेन द ऑस्मोलरिटी एंड पीएच को और ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करेगी। समझिएगा, इट हेल्प टू मेंटेन ऑफ ऑस्मोलरिटी एंड पीएच, कहाँ पे, ब्लड में। मैट्रिक्स में अगर पूछा जाए कि मैट्रिक्स में क्या करेगी, तो मैट्रिक्स में भी सिंपल ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने में किडनी के हेल्प करेगी। आपको इतना जानना होगा। अभी मैं पढ़ाऊंगा कलेक्टिंग डक्ट से कैसे निकलेगी यूरिया, कैसे मेंटेन करेगी, कैसे प्रॉक्सिमल पीसीटी से फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी से फिर कैसे कलेक्टिंग डक्ट में जाएगी। मैं पूरी बातें उस पर करूंगा, पूरा एकदम डिटेल करना है। लेकिन अभी तो हमको बस बेसिक जानना है। तो हम सिंपली यूरिया के बारे में इतनी चीजें जान गए हैं कि लेस टॉक्सिक नेचर का है, बॉडी में लेस सॉल्युबल है, लेस रिक्वायर्ड ऑफ O2 इसके रिमूवल के लिए, इट इज स्टोरेबल इन स्मॉल अमाउंट इन आवर बॉडी, ये अपने बॉडी में स्टोर होने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और अगर बात किया जाए तो इसमें जो है हमने कहा कि लेस अमाउंट में बॉडी इसको अपने पास रखती भी है, जैसे कि ब्लड में रखती है और मैट्रिक्स ऑफ किडनी में रखती है। ये दोनों जगह पर क्या करती है, इन दोनों जगह पर यह करती है बेटा ऑस्मोलरिटी और पीएच को मेंटेन। ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग लेते हैं यूरिक एसिड। फिर अगला हमारा जो नाइट्रोजनस बेस है वो क्या है, यूरिक एसिड है। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया कि यूरिक एसिड क्या है, तो मतलब ये कहाँ पाया जाता है, तो इट इज़ अ मोर, भाई सीधी सी बात है, यूरिक एसिड भी लेस टॉक्सिक है और लेस स्टोरेबल है। अगर बात की जाए तो यूरिक एसिड जो है वो इंड प्रोडक्ट है। यूरिक एसिड आपको अगर पूछा जाए कि यहाँ पर कि यूरिक एसिड जो है ये किसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तो सिंपली जो एप्स हैं उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है यूरिक एसिड। और किसका यूरिक एसिड प्रोडक्ट है, बर्ड्स मतलब एप्स का और रेप्टाइल्स का। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए अगर कि इंड प्रोडक्ट किसका है, यूरिक एसिड इज द इंड प्रोडक्ट ऑफ, तो आप सिंपली जानेंगे यूरिक एसिड इज द इंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। पहली बात ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यूरिक एसिड इज द इंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। तो यहां पे हम लोग कर लेते हैं यूरिक एसिड इज द इंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। यूरिक एसिड इंड प्रोडक्ट है किसका, प्रोटीन का। फर्स्ट बात एंड इंपॉर्टेंट बात, यूरिक एसिड इज द इंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों अगर हम यहां पे ले यूरिक एसिड के बाद, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये प्रोटीन के फॉर्म में कैसे टूटता है और फिर ये कहाँ का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो मैंने बता दिया कि मेनली जो है वो आप देखेंगे कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको यूरिक एसिड, तो सिंपली ये आपको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दिखेगा एप्स का, एप्स एंड रेप्टाइल्स एंड एप्स एक्सक्रीट आउट, ये दोनों एक्सक्रीट करते हैं क्या, यही यूरिक एसिड।
यूरिक एसिड कौन कौन एक्सक्रीट करेगा? तो आप कहेंगे सर जी एप्स करेगा और रेप्टाइल्स करेंगे, ये दोनों यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। इसके बाद अगर बात करें कि मैमल्स भी क्या यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करता है, या मैमल्स में भी क्या यूरिक एसिड का सिंथेसाइजेशन होता है, तो आप जानते रहिएगा। आपको ये जानना है कि कुछ मैमल्स ऐसे भी हैं जो ज़्यादा यूरिक एसिड, अगर इन मैमल्स यूरिक एसिड इज आल्सो प्रोड्यूस बाई ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन, जो ज़्यादा प्यूरिन खाते हैं। कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा प्यूरिन कैच करेंगे, खाएंगे ज़्यादा, तो क्या होता है, ज़्यादा प्यूरिन खाने से प्यूरिन ब्रेक होता है। आपको प्यूरिन पता है ना, एडनिन और ग्वानिन, ये नाइट्रोजनस बेस है अपनी बॉडी के। तो ये प्यूरिन जो है, ज़्यादा अगर कोई अपने डाइट में प्यूरिन ले रहा है तो वो क्या होगा, जैसे कि टोमेटो वगैरह जो खाते हैं उनमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा है, तो ज़्यादा टोमेटो खाने से क्या होगा, बॉडी में प्यूरिन की मात्रा बढ़ेगी, और प्यूरिन फिर क्या होता है, वो टूटता है जैंथिन में। जैंथिन ऑक्सीडेज की हेल्प से जैंथिन बनाता है यूरिक एसिड। ये वाली प्रोसेस आप जान लीजिएगा। अगर बात करें इन मैमल्स, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन मैमल्स में मैमल्स एक्सेस अमाउंट अगर मैमल्स की बात की जाए तो एक्सेस अमाउंट ऑफ इन मैमल्स, एक्सेस अमाउंट मैमल में ज़्यादा मात्रा में एक्सेस अमाउंट ऑफ प्यूरिन अगर कोई इनटेक करता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज ब्रेक्ड इनटू जैंथिन। ये यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्यूरिन जो है अगर कोई ज़्यादा खाएगा, प्यूरिन आपको पता है नाइट्रोजनस बेस है, एडिनिन ग्वानिन, ये मिला करके एडिनिन और ग्वानिन को ही प्यूरिन कहते हैं, आपको पता है। तो ज़्यादा इनटेक करेगा प्यूरिन तो ये क्या होगा, ये टूट जाएगा एक कंपाउंड में जिसका नाम है जैंथिन, और जैंथिन जो है ये जैंथिन ऑक्सीडेज की हेल्प से, यहाँ पर जैंथिन ऑक्सीडेज की हेल्प से बनाएगा या करेगा यूरिक एसिड का डिपोजिशन। क्या करेगा, डिपोजिशन। इफ BOR mammals intake of excess amount of protein, then it breaks out into xanthin, and xanthin converted into xanthin. Xanthin with the help of xanthin oxidase converted into uric acid डिपोजिशन। और बच्चों ये जो यूरिक एसिड का डिपोजिशन है, यही यूरिक एसिड का डिपोजिशन समझिएगा, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड। अगर यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाएगा, डिपोजिशन ड्यू टू यूरिक एसिड डिपोजिशन एंड डिजीज इज काज्ड, एक बीमारी होगी, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स टेक्स प्लेस। क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन आएगा, और इस इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स को ही आप एक नाम देते हैं, क्या, उस बीमारी का नाम है गाउटी अर्थराइटिस। यहाँ पे लिख देता हूँ, बीमारी को कहते हैं, क्या कहते हैं आप समझेंगे, इस डिजीज को ही एक नाम देते हैं हम लोग गाउटी अर्थराइटिस। इस डिजीज का नाम है गाउटी अर्थराइटिस। समझिएगा, गाउटी अर्थराइटिस। गाउटी अर्थराइटिस क्या है, गाउटी अर्थराइटिस इज एन डिजीज विच इज काज्ड टू डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड। अगर यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो रहा है तो एक बीमारी होगी जिसका नाम है गाउटी अर्थराइटिस। इन दिस डिजीज इन्फ्लामेशन एंड पेन इन जॉइंट्स अकर्स, अपने जो जॉइंट्स हैं इनमें पेन होने लगेगा, दर्द होगा, और इसी बीमारी को हम गाउटी अर्थराइटिस कहेंगे। इनमें इन्फ्लामेशन आ जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगा। तो आपको समझ में आया, ये वाली बात पूरी कंप्लीट हो गई। हमने पढ़ लिया यूरिक एसिड, हमने पढ़ लिया यूरिया, और हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों क्या, अमोनिया। हमने पढ़ लिया मेटाबॉलिक वेस्टेज, हमने पढ़ लिया नाइट्रोजनस वेस्ट के 3 टाइप।
अगला पॉइंट अपना होना चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट अपना है क्या, हम लोग इसमें अब नेक्स्ट पॉइंट लेंगे टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन। कितने टाइप्स के एक्सक्रीशन होते हैं, या टाइप्स ऑफ एनिमल्स, कितने टाइप के एनिमल हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन। अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम एनिमल के बेस पर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स, कितने टाइप के एनिमल हैं दुनिया में। बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन एनिमल्स आर ऑफ 3 टाइप। कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के एनिमल अपने आप को देखने को मिलते हैं। देखते हैं कौन कौन से एनिमल हैं। एक है जिनको हम लोग क्या कहते हैं, एक को कहते हैं हम लोग अमोनोटेलिक। ध्यान देंगे, फर्स्ट जो इंडिविजुअल्स हैं उन्हें हम कहेंगे अमोनोटेलिक, और जो सेकंड है, तीनों का नाम हम लोग कर लेते हैं, और तीनों का एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम में आता है, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। पहला बच्चों जो है इसको हम बोलेंगे अमोनोटेलिक। क्या बोलेंगे, अमोनोटेलिक। फर्स्ट इज अमोनोटेलिक, पहला इंडिविजुअल जो है इसे हम अमोनोटेलिक कहेंगे, एक टाइप का। दूसरा यूरियोटेलिक, और थर्ड इंडिविजुअल जो है इसे हम बच्चों कहते हैं यूरिकोटेलिक। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है अमोनोटेलिक क्या है, यूरियोटेलिक क्या है और यूरिकोटेलिक क्या है। सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपल वे में आपको जानना है, कुछ नहीं जानना, बस एकदम सिंपल तरीके से आप समझ जाएंगे। यूरियोटेलिक, अमोनोटेलिक और यूरिकोटेलिक। हम लोग बात करेंगे क्या, सबसे पहले अमोनोटेलिक। व्हाट इज अमोनोटेलिक, द इंडिविजुअल विच एक्सक्रीट आउट देयर बॉडी वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया कॉल्ड अमोनोटेलिक। ऐसे इंडिविजुअल जो अपने बॉडी वेस्ट को अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं उन्हें हम अमोनोटेलिक कहते हैं। द इंडिविजुअल विच एक्सक्रीट आउट देयर बॉडी वेस्ट या देयर बॉडी सब्सटेंस, बेस्ड सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ यूरिया called यूरियोटेलिक। द इंडिविजुअल विच रिलीज आउट और एलिमिनेट इन देयर बॉडी सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड कॉल्ड यूरिकोटेलिक। फिर से समझिएगा, द इंडिविजुअल विच एक्सक्रीट आउट देयर बॉडी वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया कॉल्ड अमोनोटेलिक। द individual which excrete out their body waste in the form of urea called uriotellic. The individual which excrete out their body waste in the form of uric acid called uricotellic. बच्चों इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो सिंपली आप समझेंगे। अमोनोटेलिक का एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछा गया है, यूरियोटेलिक का भी एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछा गया है, और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है यूरिकोटेलिक का। 3 बातें मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, समझ लीजिएगा। फर्स्ट तो ये जान लीजिए कि अमोनोटेलिक जो होंगे मैक्सिमम वो कहाँ पर रहना पसंद करेंगे, पानी में रहना पसंद करेंगे। एक मोटी तौर पर ये जानते रहिए बात, ऐसा नहीं है, इसका एक्सेप्शन भी है, लेकिन जानते रहिए कि लगभग अमोनोटेलिक इंडिविजुअल वाटर लिविंग होते हैं, पानी में रहना पसंद करते हैं। ऐसा एक मोटी बात है, बस ऐसा आपको याद नहीं करना है कि सारे पानी वाले अमोनोटेलिक है, नहीं। तो आपका अगर बात करें तो इसमें कौन आता है, तो हम सबसे पहले आपको लिखते हैं एक्वेटिक, जो इम्पोर्टेंट है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड जो है बच्चों, ये अपने क्या हैं, ये सभी अमोनोटेलिक होते हैं। पानी में रहने वाले जो भी आर्थ्रोपोड्स हैं ये अमोनिया का एक्सक्रीशन करेंगे। दूसरी बात अगर हम आपसे कहें कि दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है, तो अपने पास जो एक्वेटिक नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं दूसरी बात, यहाँ पे हम लिख लेते हैं लार्वा ऑफ एम्फीबिया, लार्वा ऑफ एम्फीबिया। बच्चों समझेंगे, जो एम्फीबिया का लार्वा है, लार्वा ऑफ एम्फीबिया, या भी अमोनोटेलिक होता है। तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई कि पानी में रहने वाले और कौन, तो पानी में तो सबसे पहले आपको मछली ही याद आएगी। तो मछली कैसी है, तो आप यहाँ लिख लेंगे बच्चों बोनी फिशेस। कैसी फिशेस, बोनी फिशेस। जो बोनी फिशेस हैं ये भी आपके कैसे हैं, ये आपके अमोनोटेलिक होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसमें सेकंड नंबर पे कौन आता है, तो सेकंड नंबर पे बच्चों यूरियोटेलिक आते हैं। हम इन्हीं को कंपेयर करते हुए आगे की तरफ बढ़ा देंगे, आपको तीनों बातें जल्दी से समझ में आ जाएंगी। देखो यहाँ पर लिखा है बोनी फिशेस,
तो यहाँ पे हम यूरियोटैलिक में एक टाइप की फिश लिखते हैं जो यूरिया का एक्सक्रीशन करता है, दैट इज कार्टिलेजिनस फिशेस, दैट इज कार्टिलेजिनस फिशेस। ये आपके जो हैं कार्टिलेजिनस फिशेस जो हैं ये किसका एक्सक्रीशन करती हैं, दे एक्सक्रीट आउट यूरिया, ये यूरिया का एक्सक्रीशन करती हैं। नेक्स्ट बच्चों हम यहाँ पर दूसरा लार्वा ऑफ एम्फीबिया लिखे हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं एडल्ट, एडल्ट एम्फीबिया। जो एडल्ट फ्रॉग है, जो एडल्ट एम्फीबिया है, वो किसका एक्सक्रीशन करेगा, यूरिया का करेगा। फिर एक्वेटिक आर्थ्रोपोड लिखा है, इसकी जगह पे मैं मैमल्स लिख देता हूँ। मैमल्स अपने जो हैं मैमल्स, ये जो मैमल्स हैं या वर्टिब्रेट्स हैं ये भी यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं, ये जानते रहिए। फिर बच्चों बात आती है यूरिकोटैलिक की, तो यूरिकोटैलिक की अगर बात करें तो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कौन कौन करते हैं। मेनली यहाँ से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनको आपको करवा देता हूँ। बच्चों सिंपली सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि यूरिक एसिड को निकालने के लिए पानी की कम पानी अगर होगा तो भी यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट बात है, अपने पास यूरिक एसिड एक्सक्रीशन के लिए ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास पानी कम है उनको हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि अपने पास जो चिड़िया है एप्स, एप्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, यूरिक एसिड है। और कौन है बच्चों, एप्स के अलावा हम कह सकते हैं सेकंड जो क्या कहते हैं इसमें इंडिविजुअल आता है वो यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन में बिल वाले इंडिविजुअल्स हैं जो बिल बना के रहते हैं बरों में, तो इनमें हम रेप्टाइल्स या रेप्टीलिया कह सकते हैं, रेप्टीलियंस आते हैं। और यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कौन करेगा बच्चों, जो फ्लाइट कर सकते हैं ऐसे कीट पतंगे भी, तो हम कह सकते हैं कि इसमें टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड जो हैं ये भी टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स, दे आल्सो एक्सक्रीट आउट यूरिक एसिड। मैंने ज़्यादा नहीं आपको तीन एग्जाम्पल ही बताए हैं, अगर आप तीनों एग्जाम्पल याद रखेंगे आपका बेस्ट होगा। देखो फर्स्ट मैंने बताया है द इंडिविजुअल विच एक्सक्रीट आउट अमोनिया एज अ बॉडी वेस्ट सब्सटेंस कॉल्ड अमोनोटेलिक, दैट इज बोनी फिशेस। इसमें मैंने सेकंड एग्जांपल लार्वा ऑफ एम्फीबिया, थर्ड एग्जांपल बोनी, इसमें बताया आपको एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। व्हाइल एज द इंडिविजुअल विच एक्सक्रीट आउट देयर बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, एग्जांपल मैमल्स, इसमें बताया आपको मैंने, इसी में बताया एडल्ट एम्फीबिया, इसी में बताया कार्टिलेजिनस फिशेस। फिर थर्ड द इंडिविजुअल्स विच एक्सक्रीट आउट देयर बॉडी वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, दैट इज, इसमें बताया रेप्टीलिया, एप्स एंड सम टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स। ये हो गई बातें। इसके बाद बच्चों हम लेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात। किसकी बात लेंगे, नेक्स्ट बात हम लेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन। इसमें कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, चलो हम लेते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं जिनकी हेल्प से जीव इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एलिमिनेट करता है, उनके नाम क्या है। सिंपली बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिविजुअल किस ऑर्गन के द्वारा इनको एलिमिनेट करता है, उस एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम क्या है सिंपली। लेकिन अब मैं आपको ले चलूंगा पिछले वाले चैप्टर किंगडम एनिमेलिया में। मैंने आपको किंगडम एनिमेलिया पढ़ाते समय ये सारे क्वेश्चन जो अब बताने चल रहा हूँ बता दिया है, लेकिन फिर से मैं एक कॉलम बना करके एक तरफ मैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम लिख देता हूँ, इधर हम लोग लिख लेते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ये हो गया एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इधर हो गया एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इधर एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया। और इस साइड में हम दूसरी तरफ लिख लेते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बाद एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं बच्चों। अगर हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन में तो अपने पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन में कौन कौन आता है, जैसे कि हम सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करें तो अपने पास अगर बात करते हैं कि पोरीफेरा से हम स्टार्ट करेंगे तो पोरीफेरा में क्या कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन था, नहीं था। फिर हम बात करेंगे कि सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया, क्या वहाँ पे कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपने देखा था, नहीं देखा था। फिर उसके बाद हम चलेंगे टीनोफोरा, क्या वहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन स्पेशलाइजेशन था, नहीं था। सबसे पहले आपको प्लैटीहेल्मिन्थ्स में एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखने को मिला प्लेनेरिया में, उसको आपने क्या नाम दिया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उसे आपने कहा क्या, यहाँ पर उसे बोला आपने फ्लेम सेल्स। क्या बोला, फ्लेम सेल्स। तो फ्लेम सेल्स सबसे पहले दिखा
ये मैंने लिख दिया। और ये किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन था? तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन था प्लेनेरिया का। किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन था बच्चों? प्लेनेरिया और प्लैटीहेल्मिन्थ। आप यहाँ लिख सकते हैं प्लैटीहेल्मिन्थ। प्लैटीहेल्मिन्थ में आपको जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखने को मिले वो क्या देखने को मिला? वो देखने को मिला फ्लेम सेल्स। ठीक है, इन्हें ज्वाला कोशिकाएं भी कहते हैं। दूसरी बात अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर अपने लोगों को दूसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है उसका नाम यहाँ पर लिख लेते हैं। सेकंड, प्लैटीहेल्मिन्थ के बाद अगर हम अगले फाइलम में चलते हैं तो प्लैटीहेल्मिन्थ के बाद एस हेल्मिन्थ आता है, राउंड वर्म वाला। राउंड वर्म में आपने क्या देखा था? तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक स्पेशल टाइप का पाया गया जिसका हम लोग नाम रखते हैं रेनेट सेल्स। क्या रखते थे? रेनेटी सेल्स कहते थे या रेनेट सेल कहते हैं। एच शेप में होता था तो हम लिखते हैं एच शेप रेनेट सेल्स। और जो ये एच शेप रेनेट सेल है ये इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, सॉरी इसका एग्जाम्पल क्या है? तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल है एस हेल्मिन्थ। इसका एग्जाम्पल एस हेल्मिन्थ है, एस हेल्मिन्थ है। बच्चों अगली बात अगर हम करें, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, थर्ड पॉइंट। इस पॉइंट में हमको एक्सक्रीटरी ऑर्गन में फ्लेम सेल, रेनेट सेल के बाद अगला फाइलम आता है एस हेल्मिन्थ के बाद एनेलिडा। एनेलिडा, तो एनेलिडा का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? आप सिंपल लिख सकते हैं एनेलिडा का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? तो बेटा यहाँ पे आएगा नेफ्रीडिया। आपको पता है नेफ्रीडिया इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एनेलिडा। ये यहाँ पे इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, किसका? एनेलिडा का। एनेलिडा का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है उसका नाम है क्या? नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया के बाद, एनेलिडा के बाद प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहीं कहीं पर आता है, कुछ का एक्सेप्शनल है प्रोटोनेफ्रीडिया, लेकिन वो सब मैं लिविंग बर्ड में पढ़ाया, वहाँ डिटेल, यहाँ पे डिटेल करना नहीं, हमें थोड़ा सा सीखना है बस। इसके बाद अगर हम लोग बात लेते हैं, समझो हम लोग लेते हैं एनेलिडा। एनेलिडा के बाद, नेफ्रीडिया के बाद बच्चों आता है आर्थ्रोपोडा। कौन आता है? आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा में हमको क्या करना है? यहाँ पर हम लोगों ने लिखा मैलपीजियन ट्यूब्यूल। क्या लेना है? मैलपीजियन ट्यूब्यूल। समझिएगा, मैलपीजियन ट्यूब्यूल। मैलपीजियन ट्यूब्यूल ये किसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है? तो ये है कॉकरोच का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। किसका है? कॉकरोच का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है बच्चों, और ये कॉकरोच में पाया जाता है। कॉकरोच का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? मैलपीजियन ट्यूब्यूल। इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट, इसमें ही एक क्लास है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया इसका ही एक क्लास है क्रस्टेशिया। यहाँ पर क्रस्टेशिया ले लेते हैं, क्रस्टेशिया। और क्रस्टेशिया में कौन आता है? तो प्रॉन आता है। प्रॉन आप जानते रहिएगा, प्रॉन। तो प्रॉन का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया जो है ये इसका, आप इसमें जो, सॉरी इधर नहीं लिखना चाहिए हमको, ये कॉलम इधर लिखना था, इधर है क्रस्टेशिया। और इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो ग्रीन ग्लैंड्स है। क्रस्टेशियंस के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे इसे ग्रीन ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन ग्लैंड कहते हैं। और ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है किसका? क्रस्टेशियंस का। किसका? क्रस्टेशियंस का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। इसके बाद बच्चों ऐसे ही सारे इंडिविजुअल्स के पढ़ने हैं हमको। फिर बैलेनोग्लासस, कार्डेटा, नॉन कार्डेटा का भी है, सिफेलोकॉर्डेटा का भी है। तो मैं यहाँ पे बैलेनोग्लासस का लिख देता हूँ। प्रबोसिस, प्रबोसिस, प्रबोसिस ग्लैंड। प्रबोसिस ग्लैंड इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ बैलेनोग्लासस। क्या? किसका है? ये बैलेनोग्लासस का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। यहाँ पर लिख लेते हैं बैलेनोग्लासस, 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 बैलेनोग्लासस। और इसे ही सैकोग्लासस कहते हैं, और इसे ही ऑक्स टंग भी कहते हैं, ऑक्स टंग भी कहते हैं। बैलेनोग्लासस, सैकोग्लासस, ऑक्स टंग सब एक ही नाम है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं बनना चाहिए आपको। फिर एम्फियोक्सस की बात अगर कर लेते हैं, इसी में एम्फियोक्सस सिफेलोकॉर्डेटा का मेंबर है। एम्फियोक्सस आपको पता होगा, एम्फियोक्सस, एम्फियोक्सस, एम्फियोक्सस इज द मेंबर ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा। किसका मेंबर है? सिफेलोकॉर्डेटा का मेंबर है। और सिफेलोकॉर्डेटा के मेंबर एम्फियोक्सस में आपको देखने को मिलेगा क्या? एम्फियोक्सस में आप देखेंगे तो इसका एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो है वो प्रोटोनेफ्रीडिया है। एम्फियोक्सस का क्या है?
यहां पर लिख लेते हैं हम लोग प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया। ये हो गया एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बातें। फिर से समझ लीजिएगा, मैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इधर लिखा है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। फ्लेम सेल इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्लेनेरिया एंड प्लेटीहेल्मिन्थ, रेनेट सेल्स एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एस हेल्मिन्थ, while as nephridia as an excretory organ of annelids. Malpighian tubule is found in cockroach as excretory organ. Green gland found in crustacean as excretory organ. Balanoglossus, which is a member of Hemichordata, or it is commonly called Saccoglossus or oxtang. Its excretory organ is a proboscis. इसकी excretory organ को proboscis कहते हैं. While as Protonephridia is an excretory organ of members of Cephalochordata, which is mainly in Amphioxus. ये Amphioxus के लिए ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा जाना जाता है, ज़्यादा जानना है। इसके बाद बच्चों हम लोग कवर करेंगे, ये हो गया बेसिक बातें। आज हमने मेटा आपको पढ़ा दिया क्या क्या, नाइट्रोजनस बेसिस, मेटाबॉलिक वेस्टेस और डिफिनीशन में भी कुछ जनरल बातें। इसके बाद मैंने आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में बता दिया। फिर यूरिक एसिड, यूरिया और अमोनिया के कंटेंट के बारे में बता दिया। रिमूवल ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया के बारे में बता दिया। तो डिटेल आज हमने सारी चीज़ों को कर लिया है। यहाँ से अब आपके क्वेश्चन बनेंगे, आप उठाओगे पेपर में देखोगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा। और आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगले टॉपिक में जब हम मिलेंगे तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ेंगे, जिसमें हम मेडुला कॉर्टेक्स आपको पढ़ाएंगे और किडनी को एक स्ट्रक्चर को बताएंगे, किडनी की कैपेसिटी को बताएंगे, किडनी के बारे में पूरे फंक्शंस को लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे का टॉपिक लेंगे, नेफ्रॉन के बारे में जानेंगे, सारी चीज़ों को जानेंगे, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय बायोलॉजी।